हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग का क्लास 12th का चैप्टर फिजिक्स का है, जो क्या है उसका नाम है नाभिकीय संरचना। क्या है? नाभिकीय संरचना। तो हम आप लोग को बिल्कुल बतला दें, यहाँ पे आप लोग इसे देख रहे हैं, राइट। ये जो हमारा क्या है, इस चैप्टर के अंदर इम्पोर्टेंट क्या है, हेडिंग है। तो हम लोग इसके बारे में ही क्या करेंगे, इस चैप्टर के अंदर चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला है, इसमें दिया है कि नाभिकीय विखंडन। में भी एग्जाम में पूछ सकता है कि नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं। तो आप लोग बताएंगे, जब कोई बड़ा नाभिक दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में क्या होता है, टूट जाता है। क्या होता है? टूट जाता है। तो इस घटना को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन के लिए भारी नाभिकों पर न्यूट्रॉनों की बमबारी क्या किया जाता, मतलब किया जाता है। ऐसा समझ। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। क्या है? इसका उदाहरण है। आया समझ। यानी मान लीजिए कोई बड़ा नाभिकीय होगा, राइट। जब कोई बड़ा नाभिक होगा, उस उसके ऊपर हम क्या करेंगे, न्यूट्रॉनों की बमबारी करेंगे। तो वो कितने भागों में बटेगा? दो भागों में बट ही जाएगा न्यूनतम, या फिर उससे अधिक भी क्या होगा, मतलब भागों में टूट जाएगा। तो मतलब इस घटना को हम क्या कहेंगे, नाभिकीय विखंडन कहेंगे। और नाभिकीय विखंडन पर मतलब आधारित है परमाणु बम। आया समझ जी। नेक्स्ट है हमारा, नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं। तो नाभिकीय संलयन देखिए यहाँ पे दिया है कि जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक आपस में क्या होंगे, जुड़कर कोई बड़ा नाभिक बनाते हैं, तो अधिक मात्रा में ऊर्जा क्या होती है, उत्सर्जित होती है। क्या होती है? उत्सर्जित होती है। तो अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, और इस घटना को हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। में भी नाभिकीय विखंडन का क्या है, ये उल्टा है। उसमें क्या है, न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती थी, किसके लिए, उससे तोड़ने के लिए। लेकिन ये इसमें हो रहा है कि मतलब उसका अपोजिट हो रहा है। जब दो या दो से हल्के मतलब अधिक हल्के नाभिक क्या है, आपस में जुड़कर एक बड़ा नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इससे हम क्या कहेंगे, नाभिकीय संलयन कहेंगे। और इस पे देखिए, नाभिकीय संलयन पर आधारित जो है हमारे का युक्ति है, वो मतलब सूर्य पर उत्पन्न ऊर्जा, ये क्या है, तथा हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर क्या है, आधारित है। ये सब नाभिकीय संलयन पर आधारित है। इसमें दिया है हमारा, अल्फा बीटा तथा गामा कणों के उत्सर्जन होने पर रेडियो एक्टिव पदार्थ पर प्रभाव। क्या? रेडियो एक्टिव पर प्रभाव। तो जब किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में से एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है, तो उस रेडियो एक्टिव पदार्थ का परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार बदल जाता है। क्या होता है? बदल जाता है। आप लोग इसे अच्छे से देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ से देखिए, क्या यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जब किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में से एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है, जब किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में से क्या होगा, एक अल्फा कण उत्सर्जित होगा, तो उस रेडियो एक्टिव पदार्थ का परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार क्या होता है, बदल जाता है, जिसके फलस्वरूप नए तत्वों का निर्माण होता है। ऐसा समझ। तो आप लोग नीचे देख सकते हो, एक अल्फा कण के उत्सर्जित होने पर परमाणु क्रमांक में 2 की क्या होती है, कमी, तथा परमाणु भार में 4 की कमी हो जाती है। ऐसा समझ। यानी जब एक अल्फा कण क्या होगा, उत्सर्जित होगा, तो उसमें से मतलब उसके परमाणु क्रमांक में से 2 की क्या होगी, कमी हो जाएगी। क्या है? 2 की कमी हो जाएगी। और उसके परमाणु भार जो है, क्या है, परमाणु भार में 4 की क्या होगी, कमी होगी। क्या होगी? परमाणु भार में 4 की कमी हो जाएगी। है समझ।
तो यहाँ पे देखिए दिया है यू जो है हमारा यूरेनियम, राइट। तो 238 ये क्या है, इसका परमाणु भार है, और 92 इसका परमाणु क्रमांक है। तो यहाँ पे देखिए अल्फा कण जो है क्या हो रहा है, वो सर्जित हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए -2 हुआ इसमें, तो यहाँ पे 90 आ गया, और इसमें से 4 माइनस हुआ तो यहाँ पे कितना आ गया, 234, यानी थोरियम आ गया यहाँ पे, आया समझ। तो यही है अल्फा कण के उत्सर्जन का। यहाँ पे देखिए ZXA, अल्फा कण उत्सर्जन होने पर Z-2 लिख सकते हैं, और X है A-4 लिख सकते हो, राइट। तो यही है हमारा, आज समझ। यहाँ पे देखिए नीचे दिया है, यहीं पे दिया है, जब किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से बीटा कण उत्सर्जित होता है तो उस रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणु क्रमांक में एक की क्या होती है, वृद्धि होती है। क्या होती है, एक की वृद्धि होती है। यानी जो क्या नाम है आपका परमाणु क्रमांक जो है इसमें कितना, एक की क्या, एक इंक्रीज होता है। क्या होता है, एक इंक्रीज होता है, राइट। तो एक की मतलब वृद्धि होती है तथा उसके परमाणु भार में नहीं तो कमी और ना ही वृद्धि होती है, आज समझ। यानी जब बीटा कण उत्सर्जित होगा तो उसके परमाणु क्रमांक में एक की वृद्धि हो जाएगी, क्या होगी, एक इंक्रीज हो जाएगा। बट उसके जो परमाणु भार जो है क्या है, परमाणु भार यानी वेट ऑफ एटम। तो ये जो हमारा एटॉमिक वेट है तो उसमें किसी भी प्रकार का इंटरचेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए 92 है, यूरेनियम हमारा 238 है, और यहाँ पे बीटा कण क्या हो रहा है, उत्सर्जित हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 92 + 1 हुआ है, राइट। और यहाँ पे देखिए परमाणु भार वैसा की वैसा ही है। तो यहाँ पे देखिए टोटल आया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हमारा नीचे दिया गया है कि मतलब जब बीटा कण उत्सर्जित होगा तो परमाणु क्रमांक में एक इंक्रीज हो जाएगा, आया समझ। यहाँ पे देखिए हमारे नीचे दिया बतलाया गया है कि द्रव्यमान मात्रा की परिभाषा जो है पूछेगा तो आप बताएंगे कि किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का मान कार्बन परमाणु यानी 6C12 के 12वें भाग के क्या होगा, बराबर होता है, जिसे 1 ग्राम द्रव्यमान मात्रा कहते हैं, आया समझ। एटॉमिक मास ऑफ यूनिट यानी क्या हुआ, 931 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, है समझ जी। तो यही है, यहाँ पे हमारा नीचे दिया गया है कि मतलब द्रव्यमान क्षति क्या है, द्रव्यमान क्षति तो यहाँ पे देखिए जो हमारा द्रव्यमान क्षति है क्या है, द्रव्यमान क्षति, ये बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम के लिए। यानी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किसी परमाणु के नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान जो है नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों की संख्या से थोड़ा कम होता है। परमाणु के नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान को न्यूक्लियनों की संख्या से घटाने पर प्राप्त परिमाण ही द्रव्यमान क्षति कहलाता है। इसे हम क्या करते हैं, डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं, आज समझ। तो हम आप लोगों को बिल्कुल बतला दें कि यहाँ पे देखिए ये जो हमारा दिया है डेल्टा एम न्यूक्लियनों की संख्या, तो नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, डेल्टा एम इक्वल टू द्रव्यमान क्षति है, तो न्यूक्लियनों की संख्या माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। तो नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान इक्वल टू क्या होगा, ये जो नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान पूछ रहे थे इसका मान पता होना चाहिए, तभी तो हम माइनस करेंगे इसमें से। तो वास्तविक द्रव्यमान, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान इक्वल टू होता है परमाणु का द्रव्यमान माइनस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान।
आशा है कि आप लोगों को अच्छे से ये फार्मूला समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि फिर से इसे दोबारा से समझ सकते हो, राइट। तो यहाँ पे देखिए दिया है हमारा कि डेल्टा एम हमारा क्या है, द्रव्यमान क्षति है। ये डेल्टा एम हमारा द्रव्यमान क्षति हुआ और इक्वल टू मतलब इसके बराबर होगा हमारा न्यूक्लियनों की संख्या माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। तो यहाँ पे देखिए नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान इक्वल टू होता है परमाणु का द्रव्यमान माइनस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और न्यूक्लियनों की संख्या इक्वल टू होता है, देखिए यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या n प्लस प्रोटॉनों की द्रव्यमान। तो ये दोनों का मान तो निकालने के लिए आप लोगों को बताया गया, यानी बता दिया गया, राइट। तो यहाँ पे देखिए डेल्टा एम इक्वल टू हम क्या करेंगे n प्लस पी, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियनों की संख्या है ये वाला। तो माइनस करेंगे नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान को, बिकॉज नो वेट ये हमारा क्या है, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान इक्वल टू यहाँ परमाणु का द्रव्यमान माइनस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे उसका मान रखेंगे और क्या करेंगे, द्रव्यमान क्षति का मान ज्ञात करेंगे, राइट। यहाँ पे देखिए हमारा दिया है बंधन ऊर्जा डेल्टा ई, या फिर मुक्त ऊर्जा इसे कहते हैं, ठीक है। तो डेल्टा एम इंटू सी का स्क्वायर प्रकाशीय चाल, यानी जहाँ क्या है हमारा सी प्रकाश का क्या है, चाल है, राइट। प्रकाश का चाल हुआ, ठीक है। और यहाँ पे हमारा है प्रकाशीय चाल हो गया, ठीक है। और डेल्टा एम हमारा यहाँ पे क्या है, द्रव्यमान क्षति है। तो डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा एम इंटू प्रकाश का चाल, यहाँ पे देखिए 931, ये हमारा MEN है, आया समझ। तो आप लोग यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा जो है दिया हुआ है क्या है, युग्म विनाश। क्या है, युग्म विनाश। तो ये जो हमारा युग्म विनाश है, यहाँ पे हमें बताया गया कि जब एक गामा फोटॉन एक नाभिक पर गिरता है तो एक पॉजिट्रॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो उसे हम क्या करेंगे उसे युग्म विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं उसमें, उसे वियुग्म विन्यास कहते हैं, बिकॉज जब एक गामा फोटॉन एक नाभिक पर गिरता है तो एक पॉजिट्रॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो जब ये दो निकलते हैं तो मतलब ये जोड़ा बनकर निकल गए, जिसे हम युग्म कहते हैं, राइट। तो ये जो निकले तो हम क्या कहते हैं, इसे युग्म विनाश कहते हैं। यहाँ पे देखिए एच न्यू इक्वल टू दिया है अल्फा प्लस 1 बीटा नॉट प्लस -1 बीटा नॉट, आया समझ। तो यहाँ पे देखिए युग्म उत्पादन हमारा क्या हो सकता है, युग्म उत्पादन क्या हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा नीचे दिया गया है, आप लोग अच्छे से देखिए इसको। युग्म उत्पादन जब एक पॉजिट्रॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ते हैं तो 2 फोटॉन ऊर्जा प्राप्त होता है, उसे युग्म उत्पादन कहते हैं। यानी जब क्या होता है कि हमारा क्या नाम है आपका, इलेक्ट्रॉन, एक एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे। यहाँ पे देखिए एक पॉजिट्रॉन रहा और एक इलेक्ट्रॉन रहा, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में ऐड होंगे, क्या होंगे, ऐड। तो हमारे 2 फोटॉन यानी एनर्जी क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे जब प्रोड्यूस हो जाएगी तो यहाँ पे हम उसे क्या कहेंगे, युग्म उत्पादन कहेंगे। क्या कहेंगे, युग्म उत्पादन कहेंगे। तो आशा है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हमारा क्या है, एक पॉजिट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों को निकालने पर हमारा क्या हुआ, 2 फोटॉन ऊर्जा प्रोड्यूस हुआ। तो हम इसे क्या कहेंगे, युग्म उत्पादन कहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अब
मतलब जो भी होगा आप लोग बता सकते हैं कि जो भी प्रॉब्लम है हम लोग को ये समझाइए। फिर किसी भी मतलब जो भी आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो आप उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं कि नहीं ये समझ में नहीं आया, इस टॉपिक के मतलब एक बार फिर से समझा दीजिए, तो हम आप लोगों को अच्छे से क्या करेंगे, मतलब उस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हाँ, तो आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आप लोग अच्छे से मतलब तैयारी करिए एग्ज़ाम का, क्योंकि एग्ज़ाम आप लोग का सर पे आ गया है। और भी मतलब न्यूमेरिकल वगैरह चाहिए तो फिर आप लोग कमेंट कर सकते हो कि नहीं हमें न्यूमेरिकल वगैरह चाहिए, तो हम न्यूमेरिकल भी आप लोगों का क्या करेंगे, स्टार्ट करवा देंगे। आया समझ? सो मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।